Ind AS 116 लीजेस लेक्चर नंबर 44 पार्ट 1। आज नया टॉपिक है ये जो स्टार्ट कर रहे हैं। Ind AS 116 लीजेस, इसका नाम पहली बार सुने होंगे AS 19 करके इंटरमीडिएट लेवल पे। क्या होता है लीज, क्या होता है इससे पहले जान लो। हाँ, क्या होता है लीज तो सबको पता है कि लीज क्या है, कि कोई भी एसेट को आप लीज पे दे रहे हो किसी को। तो इसमें दो पार्टीज होता है, एक लेसर और एक लेसी। लेसर कौन है? जो एसेट लीज पे दे रहा है, और लेसी कौन है? जो एसेट लीज पे ले रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है इंड एस 116 ये उसी चीज़ को लेके है। तो वो चीज़ को इंड एस पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप हो जाते हैं एएस में जो चीज़ था। ठीक है, AS 19 याद होगा। लीज कितने तरीके का होता है? लीज होता है दो तरीके का, एक होता है ऑपरेटिंग लीज और एक होता है फिनेंस लीज। क्या होता है भाई, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ऑपरेटिंग लीज एक तरीके से रेंट एग्रीमेंट होता है। ठीक है, कि कोई भी अगर आदमी को आप लीज पे दे रहे हो सामान, तो आप उसको रेंट एग्रीमेंट ट्रीट कर रहे हो। आप दे रहे हो तो आप भी उसको रेंट एग्रीमेंट समझ रहे हो, जो ले रहा है वो भी रेंट एग्रीमेंट ही समझ रहा है, तो वो ऑपरेटिंग लीज है। लेकिन फिनेंस लीज क्या होता है कि उसको हम लोग ये रेंट एग्रीमेंट नहीं समझते हैं। उसको एक तरीके से हम लोग एक क्या बोले, उसमें क्या होता है कि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाता है। क्योंकि 95% या 90% जो भी एसेट का यूज़ होगा और जो भी सारा काम होगा और जो भी चीज़ होने वाला वो एसेट के लाइफ में, वो लेसी ही करने वाला है। सर एग्जांपल लेते थे कि स्पेसिफिकली अगर कोई एसेट को बना के किसी एक लेसी के लिए दिया जा रहा है, तो वो लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई मैन्युफैक्चरर टैंक बना के दिया है, मतलब वाटर टैंक स्पेसिफिकली एक आदमी के लिए, कि ये तुम्हारे ही बिल्डिंग में काम करेगा ऐसा टैंक, तो वो उस टैंक का तो जो 100% लाइफ है वो तो वही लेसी यूज़ करने वाला है। तो एक तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हो जाता है, तो वो फिनेंस लीज होता है। ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग लीज में ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नहीं होता है। ठीक है, दोनों में जर्नल एंट्री क्या होता है? ऑपरेटिंग लीज जो है वो रेंट एग्रीमेंट की तरह है। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री यही होगा कि एक तो जब ये लेसर के लिए कि उसको रेंटल इनकम मिलेगा, तो रेंटल इनकम का जर्नल एंट्री क्या होगा? रेंट इनकम अकाउंट डेबिट टू PL, और बाद में कैश अकाउंट डेबिट टू रेंटल इनकम। वही लेसी जो है, जो रेंट पे ले रहा है, उसका जर्नल एंट्री रेंटल एक्सपेंस का होगा। वेरी इजी। ठीक है, और इसमें तो ओनरशिप ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा है, तो तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो ओनरशिप किसके पास है? लेसर के पास है, जो लीज पे दे रहा है। तो अगर वो एसेट ही कोई चीज़ दिया होगा लीज पे, अगर एसेट दिया होगा तो डेप्रिसिएशन भी लगेगा, तो डेप्रिसिएशन चार्ज कौन करेगा? लेसर ही चार्ज करेगा, क्योंकि ओनरशिप स्टिल तुम्हारे लेसर के पास ही है। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा ऑपरेटिंग लीज का अकाउंटिंग। अगर हम लोग बात करते हैं फिनेंस लीज का अकाउंटिंग, तो उसका कैसे जर्नल एंट्री होता है? फिनेंस लीज में क्या होता है कि एसेट हम लोग ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जब ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है तो क्या होगा जर्नल एंट्री? लेसर डी रिकॉग्नाइज करेगा और लेसी रिकॉग्नाइज करेगा एसेट को। तो लेसर जब डी रिकॉग्नाइज करेगा तो 2PP लिखाएगा। 2PP तो लिख देगा लेसर की एसेट गया, लेकिन डेबिट क्या करेगा? डेबिट करेगा रिसीवेबल, क्योंकि इस एसेट जो वो दे रहा है उसकी वजह से उसको अगला जो भी लाइफ है उसमें उसको रिसीव होगा सामान। तो एक तरीके से जो लेसी है वो डेटर बन जाएगा। तो रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू PPE, क्यों? किसके लिए? लेसर के लिए। लेसी क्या करेगा? उसका तो PPE अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वो रिकॉग्नाइज करेगा एसेट को। लेसर डी रिकॉग्नाइज किया है तो लेसी रिकॉग्नाइज करेगा, तो रिकॉग्नाइज किया PPE अकाउंट डेबिट टू आपका टू क्रेडिट भी कुछ करना होगा, लेकिन क्रेडिट क्या करेगा भाई? इस एसेट के वजह से उसको अगला लाइफ तक उस मतलब जो भी लाइफ है उसमें उसको पेमेंट करना होगा। तो ये उसका ऑब्लिगेशन बन जाता है इस एसेट को लेने की वजह से।
तो हम लोग बनाएंगे पीपी अकाउंट डेबिट टू पेबल्स। किसके लिए है ये बात है लेसी के लिए। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन का एंट्री होना होगा क्योंकि पीपी आया है। तो भाई पीपी का जो डेप्रिसिएशन होगा कौन चार्ज करेगा? वो चार्ज करेगा लेसी, क्योंकि ओनरशिप अब लेसी के पास है, तो वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। ठीक है, लेकिन रिसीवेबल करके एक एसेट बनाया था, भले ही लेसर एसेट दे दिया था, एक एसेट दिया पीपी, लेकिन उसकी जगह दूसरा एसेट उन्होंने बैलेंस शीट में लाया, क्या? रिसीवेबल। तो जब रिसीवेबल लाया है तो लेसर को तो पैसा भी मिलेगा, तो लेसर आगे का अकाउंटिंग क्या करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू आपका रिसीवेबल। ये तो नॉर्मल एंट्री बता दिए। जनरल एंट्री क्या होगा कि क्या उसको कहते हैं, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, और इंटरेस्ट और कैश अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल। ठीक है, वहीं वो पेबल्स का भी ऐसा ही एंट्री करेगा कि इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेबल्स, और उसके बाद पेबल्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ओके, समझ में आ गया हमको। तो ये था AS19 का बात। AS19 में ऐसे होता था। ठीक है, क्लीन एंड क्लियर, कोई ज़्यादा खास दिमाग खराब नहीं। ओके, परफेक्ट, कोई दिमाग खराब नहीं है भाई। चलो ठीक है, तो एक बात बताओ कि जो भी तो जब AS19 था ही, तो इंड AS119 लाने का, 116 लाने का क्या जरूरत था? उसका एक रीज़न है। क्या? एक बात बताओ, जब ऑपरेटिंग लीज का बात होता है तो उसमें लोग उसको समझता है क्या? नॉर्मल रेंटल अग्रीमेंट समझता है। ठीक है, ओके भाई, नॉर्मल रेंटल अग्रीमेंट समझता है, फाइन। और जो फिनेंस लीज है उसमें ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हो जाता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप जब होता है तो लेसर एक एसेट को डी रिकॉग्नाइज करता है और दूसरा एसेट रिकॉग्नाइज करता है। वहीं जो लेसी है वो एक एसेट रिकॉग्नाइज करता है, और उस एसेट रिकॉग्नाइज करने की वजह से उसको एक लायबिलिटी का भी रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। कैसे? लेसी अभी क्या, लेसर क्या किया था? एक एसेट डी रिकॉग्नाइज किया 2 PPE। ये 2 PPE के लिए वो दूसरा एसेट रिकॉग्नाइज किया जो है रिसीवेबल। लेकिन वही जो लेसी है वो क्या किया? लेसी एक एसेट, एक पीपी रिकॉग्नाइज किया जो पीपी अकाउंट डेबिट। इस पीपी को रिकॉग्नाइज करने की वजह से उसको एक लायबिलिटी भी रिकॉग्नाइज करना पड़ा, क्या? 2 पेएबल्स। तो एक आदमी जो एसेट दे रहा है तो वो एसेट रिकॉग्नाइज कर रहा है, एक आदमी को एसेट मिल रहा है तो लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर रहा है। क्यों एसेट रिकॉग्नाइज इसलिए कर रहा है कि उसको इनकम मिलने वाला है ओवर द अग्रीमेंट का टाइम, और वहीं लेसी जो है उसको पेमेंट करना है, इसका ऑब्लिगेशन बन रहा है, तो लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। परफेक्ट। लेकिन एक बात बताओ, ये तो नॉर्मल बात हो गया कि चलो अग्रीमेंट बनेगा, हम रेंटल अग्रीमेंट ही बनाए 5 दिन का, हम 5 महीने 5 साल का रेंटल अग्रीमेंट बनाए, और 5 साल का रेंटल अग्रीमेंट बनाए हैं तो 5 साल तक का रेंट इनकम एसेट है, और किसके लिए? लेसर के लिए। और 5 साल तक के लिए लेसी का ऑब्लिगेशन है, तो वो उसके लिए तो लायबिलिटी है। परफेक्ट, हाँ भाई परफेक्ट। तो एक बात बताओ, जब ऑपरेटिंग लीज का हम लोग बात करते हैं तो उसमें तो कोई ना एसेट क्रिएट ही नहीं कर रहा है, ना लेसर क्रिएट कर रहा है एसेट, और ना लेसी लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। दोनों उसको नॉर्मल एक्सपेंस और इनकम की तरह अपने बुक्स में लिख रहा है। और इसी वजह से लेसी लोग क्या करता था कि वो लोग फायदा में रहता था, और वो लोग एक अथी स्कैम एक तरीके से कह सकते हो कि करता था। क्या करता था? लेसी को पता है कि अगला 5 साल तक उसके पास ऑब्लिगेशन है कि वो पेमेंट करेगा रेंट का। ठीक है, रेंट एक्सपेंस है उसका, तो उसको तो एक लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि अगला 5 साल तक वो ऑब्लिगेशन है उसका, तो लायबिलिटी क्रिएट करना चाहिए ना उसको। वो लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं कर रहा है अपने बुक्स में, उसको सिर्फ एज एन एक्सपेंस दिखाते जा रहा है। एक लायबिलिटी अपने बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी नहीं लिख रहा है, वो लिखने से बच रहा है वो, तो ये तो गलत बात है। ऐसा थोड़ी होगा कि भले ही ऑपरेटिंग लीज है, 5 साल का लीज है, लेकिन 5 साल तक तो तुम्हारा ऑब्लिगेशन है क्योंकि वो अग्रीमेंट है। ट्रू ना? कोई अग्रीमेंट जो होता है नॉन कैंसिलेबल होता है, कैंसिल नहीं हो सकता है, तो श्योर है कि अगला 5 साल तक
तुम्हारा ऑब्लिगेशन है उसका पेमेंट करना। लेकिन तुम तो लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा था, और अपना यूजर सबको जो तुम्हारा फाइनेंस यूजर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर सब है, इन्वेस्टर है, उसको तो पता नहीं चलेगा कि भाई ये कितना सामान सबको रखे हुए हैं लीज पे, कितना का लाइबिलिटी है इसके ऊपर लीज का, वो तो नहीं पता चलेगा। राइट, वेरी राइट। नो, तो इस वजह से आया इंड AS 116। वो क्या बोलता है कि भाई लोग, तुम लोग को अब ऑप्शन नहीं है, किन लोगों को, लेसी सबको, कि तुम लोग ऑपरेटिंग लीज ट्रीट करो या फाइनेंस लीज ट्रीट करो। मतलब जनरली AS 19 में कोई कथी नहीं था कि आपको OL ही यूज करना है या फिर FL यूज करना है, कोई कंपलसरी नहीं था। उसमें आपको जो मन करता है आप कर सकते हो। तो लेसी लोग ऑपरेटिंग लीज यूज कर लेता था क्योंकि उसमें लाइबिलिटी दिखाने से वो बच जाता था। ओके, तो स्कैम होता था। तो इंड AS 116 आगे क्या बोला कि लेसी भाई लोग, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम OL यूज करो कि या फिर FL, कि तुमको जो मन करेगा वो यूज नहीं कर सकते हो। तुमको अब सिर्फ फॉलो करना वन सिंगल अकाउंटिंग, सिर्फ वही तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, सिर्फ वही एक है कि वही तुमको फॉलो करना है। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कि तुम OL करो या FL। तो ये तो लेसी का बात हो गया, जिसको एसेट मिल रहा है, जो रेंट अग्रीमेंट, जो रेंट पर ले रहा है। तो लेसर लोग का क्या है, तो लेसर लोग के पास अभी भी ऑप्शन है इंड AS 116 में कि या तो उसको OL ट्रीट करो या FL ट्रीट करो। लेकिन लेसी सबके लिए क्या है कि नहीं, तुमको उसको सिंगल अकाउंटिंग पे ही चलना है। लेसी लोग बोला कि ठीक है, क्या है सिंगल अकाउंटिंग, सिंगल अकाउंटिंग क्या होगा, जो लोग बदमाशी कर रहा था वो बदमाशी उसको नहीं करने देंगे, वो लोग लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा था तो उसको लाइबिलिटी क्रिएट करने बोलेंगे। तो लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए क्या होगा, जर्नल एंट्री टू पेबल्स तो एक लाइबिलिटी बन गया। तो डेबिट क्या होगा, डेबिट एसेट होगा मेरे भाई। जब वो लाइबिलिटी क्रिएट करने से बच रहा था क्योंकि वो उसका ऑब्लिगेशन था 5 साल तक का, तो ऑब्लिगेशन था लेकिन वो लाइबिलिटी नहीं क्रिएट कर रहा था। लेकिन ऑब्लिगेशन किस वजह से था, इसी वो एसेट ले रहा था इसीलिए तो उसके पास ऑब्लिगेशन आ रहा था, और वो उसका एसेट है क्योंकि वो उसको यूज करने वाला है, उसके पास राइट टू यूज होगा अगला 5 साल तक का। तो जब मेरे पास राइट टू यूज है तो हम उसको अपना एसेट भी तो एसेट तो दिखाता चाहिए ना। तो ना एसेट दिखा रहा था लेसी, ना उसका लाइबिलिटी दिखा रहा था। तो उसको सुधारने के लिए क्या एंट्री देंगे, यही देंगे कि अब एसेट भी दिखाओ और लाइबिलिटी भी दिखाओ। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू पेबल्स। पेबल्स तुम्हारा लाइबिलिटी दिख गया और एसेट तुम्हारा एसेट दिख गया। जो गलती कर रहे थे उसको सुधार दिया इंड AS 116, परफेक्ट सुधार दिया। लेकिन इंड AS 116 उसको एसेट और लाइबिलिटी नाम से नहीं बोलने के लिए बोलता है। इंड AS 116 बोलता है कि एसेट को तुम बोलो ROU एसेट, और पेबल जो है उसको बोलो लीज लाइबिलिटी। ROU एसेट क्या होता है, ROU एसेट का फुल फॉर्म है राइट टू यूज एसेट, और पेबल्स को बोलेंगे लीज लाइबिलिटी। तो एसेट टू पेबल्स ना बोल के हम लोग लिखेंगे राइट ऑफ यूज एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, ROUA अकाउंट डेबिट टू LL। ठीक है, तो इससे लेसी का एसेट भी बुक्स में आ जाएगा और लाइबिलिटी भी बुक्स में आ जाएगा। परफेक्ट। तो जो जैसे कि वो लोग गलती कर रहा था लेसी लोग, और जो स्कैम कर पा रहा था अब वो नहीं कर पाएगा। चलो भाई, वेरी गुड, नहीं कर पाएगा। तो ये तो पहला जर्नल एंट्री हुआ। एक और जर्नल एंट्री होगा, 2 जर्नल एंट्री होगा। अभी क्यों होगा मेरे भाई बताओ, अभी एसेट उसके हाथ में आया है, एसेट अपने बुक्स में लिखा है लेसी, तब तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेगा। हाँ भाई, परफेक्ट करेगा। तो जो सेकंड जर्नल एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू तुम्हारा क्या उसको कहते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट। वेरी गुड, पहला जर्नल एंट्री। दूसरा जर्नल एंट्री क्या होगा, दूसरा जनरल एंट्री क्या होगा उसको बताने के लिए पहले के एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या था, एग्जांपल ये है कि बीबी लिमिटेड क्या किया कि सर को AK लिमिटेड को दिया वो एक बिल्डिंग लीज पे।
लेसर कौन? बीवी लिमिटेड। लेसी कौन? एके लिमिटेड। ठीक है। लीज का टर्म था 5 साल और लीज का पेमेंट है हर साल 1-1 लाख रुपया पर एनम देना है। ठीक है। एक और क्वेश्चन में बात दिया हुआ है कि डिस्काउंट रेट है 10% पर एनम। ओके। तो इसमें लीज टर्म 5 साल का है और हर साल 1 लाख रुपया देना है। तो AS19 में तो लेसी लोग क्या करता कि उसको पता है कि 5 साल तक हमको पेमेंट देना है और 5 साल तक एसेट मेरे पास रहेगा, लेकिन तब भी उसको ना वो एसेट दिखाएगा और ना उसको लाइबिलिटी दिखाएगा। वो हर साल सिर्फ 1 लाख रुपया का एक्सपेंस दिखाएगा अपने बुक्स में। लेकिन वो बात होता है AS19 में। इन AS116 में तो अब उसको सिंगल अकाउंटिंग करना है लेसी को। तो लेसी क्या करेगा? लेसी एसेट जनरेट करेगा और लाइबिलिटी जनरेट करेगा अपने बुक्स में। तो एसेट की जगह लिखेगा ROU एसेट अकाउंट डेबिट और लाइबिलिटी की जगह लिखेगा टू लीज लाइबिलिटी। ठीक है, लिख दिया। लेकिन ये जो एसेट और ये जो लाइबिलिटी है उसको कौन से क्या अमाउंट पे लिखेगा? कोई अमाउंट तो नहीं दिया हुआ है कि ये एसेट का दाम 10 लाख रुपया है या 20 लाख रुपया है। वो तो सिर्फ क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि हर साल उसको 1-1 लाख रुपया देना है और 5 साल का अग्रीमेंट है। तो नॉर्मल आदमी सोचेगा कि भाई 5 लाख रुपया उसको देना है 5 साल में। ट्रू। तो एसेट और लाइबिलिटी को क्रिएट कर दो 5 लाख पे। लेकिन मेरे भाई 5 साल में उसको 5 लाख देना है। उसको आज 5 लाख रुपया तो नहीं देना है। 5 लाख रुपया तो फ्यूचर वैल्यू है। तो हम लोग फ्यूचर वैल्यू पे 5 लाख को नहीं लिखे, हम लोग प्रेजेंट वैल्यू को लिखेंगे। तो एसेट और लाइबिलिटी जो जनरेट होगा वो एट द रेट प्रेजेंट वैल्यू पे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, कर दिए। ये होगा पहला जर्नल एंट्री लेसी के बुक में कि एसेट अकाउंट डेबिट टू तुम्हारा LL। एसेट क्रिएट हुआ तो डेप्रिसिएशन भी लगेगा, तो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया एसेट पे। एसेट कितना पे क्रिएट किए थे? प्रेजेंट वैल्यू पे। तो डेप्रिसिएशन कितना पे लगेगा? प्रेजेंट वैल्यू पे ही लगेगा। उस पर उसका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हम लोग एक एसेट क्रिएट किए थे, लाइबिलिटी भी क्रिएट किए थे, लेकिन लाइबिलिटी कितना पे क्रिएट किए थे? प्रेजेंट वैल्यू पे किए थे। लेकिन पेमेंट तो फ्यूचर वैल्यू पे होगा। आज 1 लाख होगा। आज 1 लाख हम लोग पूरा 5 लाख को लिखे हैं प्रेजेंट वैल्यू पे। अगर 10% से फैक्टर करोगे तो 3,79,000 आता है। लेकिन ये 5 लाख का होता है 3,79,000। मतलब 1 लाख का समथिंग कितना होता होगा? अगर 5 लाख के लिए 3,79,000 है तो 1 लाख के लिए कितना है? 75,000। मतलब ईयर फर्स्ट ईयर रेंट पे जो 1 लाख देना है उसको तुम आज लिख रहे हो अपने बुक में 75,000 पे। लेकिन अभी तो 75,000 पे लाइबिलिटी क्रिएट की, लेकिन पेमेंट जब करने जाओगे तो 1 लाख पेमेंट करोगे ना। तो ये 75,000 को बढ़ा के 1 लाख पे करना होगा। तो क्या कर देंगे भाई? अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। याद करो, यही करते थे फिनेंशियल लाइबिलिटी में। तो हम लोग अनवाइंड करेंगे ये जो लाइब्रेरी क्रिएट किए। अनवाइंड कैसे करते हैं? जितना पे डिस्काउंट किए थे 10% पे उसी को मल्टीप्लाई कर दो। तो 75, अगर 1 लाख को 75,000 बोल रहे हो तो तुम 75,000 इंटू 1.1%, जो भी उसका 1.1% बोल रहे हैं, 75 इंटू 10%, 7,500 रुपया के का तुम अति कर दोगे। लेकिन लोग अभी तो पूरा 5 साल का लिखे थे 3,79,000। तो हम लोग करेंगे 3,79,000 इंटू 10%। उतना पे हम लोग उसको क्या करेंगे? अनवाइंड करेंगे। तो इंटरेस्ट तो अनवाइंड हो गया तुम्हारा। चलो तुम लाइबिलिटी को उसके पास पहुंचा रहे हो प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ। लेकिन ये तो तुम एक बार ईयर एंड पे बढ़ा दिए। बढ़ाने के बाद तुमको तो पेमेंट भी करना होगा, तो फिर तुम पेमेंट कर दोगे रेंटल एग्रीमेंट का जो भी पेमेंट होगा। तो बस यही बनेगा। क्लीन एंड क्लियर। आ गया बात समझ में? परफेक्ट, समझ में आ गया। चलो, लेकिन एक बात बताओ, हम तो अभी बहुत इजीली बोल दिया कि अभी 3,79,000 था, उसका 10% लगा दो। तो सिर्फ ईयर 1 का हुआ। जब 10% ईयर एंड पे लगा दिए तो 379 प्लस 37,000 हो गया वो। और ये तो तुम्हारा लाइबिलिटी हुआ 379 प्लस 37,000। उसके बाद पेमेंट भी तो कर रहे हो 1 लाख का। लाइबिलिटी क्रिएट किए, उसको अनवाइंड करके बढ़ाए भी, इतना आ गया, उसमें से 1 लाख रुपये पेमेंट भी कर रहे हो। तो फिर लाइबिलिटी गिर भी गया। ये फर्स्ट ईयर के एंड पे हुआ। सेकंड ईयर एंड के एंड पे फिर कुछ होगा, थर्ड ईयर एंड में कुछ भी होगा। तो कैसे कैसे तुम कैलकुलेट करोगे सबका? कैसे इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कैसे करोगे? कुछ नहीं, इजी कैलकुलेशन है। LAT बना देंगे। LAT बनाएंगे तो हर साल का ओपनिंग पे हमको कुछ अमाउंट लाइबिलिटी दिखेगा, उसमें इंटरेस्ट अनवाइंड करके उसको ऐड करेंगे, फिर लाइबिलिटी पेमेंट कर देंगे तो क्लोजिंग बचेगा। क्लोजिंग आएगा, फिर उसके ऊपर काम करेंगे, फिर ऐसे करते चल जाएंगे। तो कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं।
तो ऐसे करके बन जाएगा। समझ में आ गया? ये जो AS19 में लेसी लोग जो गेम खेल पा रहा था, इंड AS119 उसको गेम नहीं खेलने देगा। बस गेम क्या खेल रहा था कि लाइब्रेरी और एसेट रिकग्नाइज कर रहा था, अब उसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा, बस बात खत्म। वेरी इजी। ये सारा था सब कुछ नॉर्मल टॉपिक सब। अब कुछ कुछ टॉपिक सब जो कॉन्सेप्ट का वो सब सुन लेते हैं, ठीक है? चलो, दो चीज़ होता है। इंडेस 116 में हम लोग लेसी और लेसर नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? लेसर को बोलते हैं सप्लायर और लेसी को बोलते हैं कस्टमर, ठीक है? क्योंकि एक जो सप्लाई कर रहा है एसेट और एक जो जिसको एसेट ले रहा है, तो वो कस्टमर ही हुआ, ठीक है? एक बात होता है कमेंसमेंट, एक होता है इंसेप्शन। सुनने में दोनों सेम लगता है, दोनों सेम लगता है लेकिन है नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेसर और लेसी बोला कि अग्रीमेंट में आया 1 फरवरी को कि भाई लोग हम बिल्डिंग तुमको रेंट पे देंगे, तुम हमको रेंटल इनकम देना। लेकिन वही बोला कि हम एक फरवरी को तो हम लोग अति कर रहे हैं अग्रीमेंट, लेकिन भाई तुम 1 अप्रैल से एसेट यूज़ करना। तो इंसेप्शन का डेट 1 अप्रैल, कमेंसमेंट का डेट इंसेप्शन का डेट 1 फरवरी क्योंकि उस दिन अग्रीमेंट आया, और कमेंसमेंट जब यूज़ कर सकते हो, ठीक है? क्लीन एंड क्लियर। तो इंसेप्शन क्या हुआ? जिस दिन टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट हम लोग माने हैं, और दूसरा जो कमेंसमेंट होता है वो होता है राइट ऑफ यूज़, ठीक है? ओके। हम लोग बोले कि 116 क्यों आया? 116 आया है उन लोग, तो इंड AS 116 आया ही किस लिए? लेसी लोग के लिए, कि सिंगल अकाउंटिंग करना है। लेकिन इंड AS 116 एक ऑप्शन देता है सिर्फ लेसी लोग को। आया था लेसी लोग के लिए, लेकिन एक ऑप्शन देता है लेसी लोग को, क्या? कि भाई तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम कंप्लाई नहीं करो इंड AS 116 को, है? अभी तो तुम बोला था कि भाई कि बोला इंड AS 116 कि लेसर लोग को जो ऑप्शन है कि तुमको करना है OL तो OL करो, FL करना है FL करो, लेकिन लेसी लोग को सिंगल अकाउंटिंग करना है। अभी तुम बोल रहे हो कि लेसी लोग को सिर्फ ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन कौन सा दे रहा है? उसको सिंगल अकाउंटिंग करने के लिए दे रहा है। ये ऑप्शन नहीं दे रहा है कि तुम OL कर सकते हो या FL, उसका ऑप्शन नहीं दे रहा है। उसको ऑप्शन दे रहा है कि तुम्हारे ऊपर 116 अभी एप्लीकेबल नहीं होगा। कब ऐसा एप्लीकेबल नहीं होगा? एप्लीकेबल तब नहीं होगा लेसी लोग के ऊपर 116 जब जो लीज है वो शॉर्ट टर्म लीज है, मतलब 12 महीना से कम का लीज है, या फिर जो एसेट अंडर लीज है उसका वैल्यू लो वैल्यू है। अगर शॉर्ट टर्म लीज है या फिर एसेट का वैल्यू लो है तो लेसी लोग इंड AS 116 यूज ना करके AS19 यूज कर सकता है, ठीक है? ऐसा क्यों मेरे भाई? क्यों नहीं करना है? क्यों ऑप्शन दिया 116 ये ऑप्शन क्यों दिया लेसी लोग को? इसलिए ऑप्शन दिया क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म लीज है, मतलब 12 महीने से कम का लीज है, तो मेरे भाई बताओ, जब लेसी लिखेगा एसेट अकाउंट डेबिट टू पेबल्स या फिर ROU एसेट टू LL, तो प्रेजेंट वैल्यू पे लिखेगा। सिंगल अकाउंटिंग तो प्रेजेंट वैल्यू पे लिखते हैं, लेकिन ये जो लीज है वो तो 1 ही साल का है, तो ईयर एंड पे तो प्रेजेंट वैल्यू अभी दोनों तो सेम ही आएगा ना। क्लीन एंड क्लियर। उसी में तुम क्या अनवाइंड करोगे और क्या ऐसे करोगे? तो शॉर्ट टर्म के लिए बोल देगा कि चलो कोई बात नहीं, तुम 116 मत फॉलो करो, ठीक है? और एसेट का वैल्यू अगर लो है तो 116 का वैल्यू अति करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? एसेट का वैल्यू लो का मतलब क्या होता है? वैल्यू लो का मतलब ये होता है कि अगर तुम क्या, बहुत सारा बात है उसमें, कि अगर जैसे कि तुम 1000 लैपटॉप अगर ले रहे हो, सब लीज पे ले रहे हो, तो वो सब जितना भी लैपटॉप है वो तुम्हारा उसका लीज का छोड़ो, लैपटॉप छोड़ो, तुम्हारा एग्जाम्पल है कि तुम्हारा टर्नओवर 100 करोड़ है, तुम एक फ़ोन ले रहे हो लीज पे 20,000 का, तो एसेट का जो वैल्यू है वो तुम्हारे लिए लो ही वैल्यू हुआ ना? हाँ, तो बस ओके। लेकिन अगर क्या हुआ कि तुम एक सेकेंड हैंड कार ले रहे हो, भले ही तुम बहुत कम दाम में 20,000 में लिए हो, तुम्हारा टर्नओवर 100 करोड़ है, लेकिन तब भी वो तुम्हारे लिए लो वैल्यू का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि अगर वही कार न्यू होता, नया होता, तो वो हो सकता है कि 50 लाख का हो सकता है ना। तो अगर न्यू का अगर वैल्यू ज़्यादा है, भले ही तुम सेकेंड हैंड खरीद रहे हो और उसका वैल्यू कम है, तब तुम उसको लो वैल्यू एसेट नहीं बोल सकते, तब उसको ज़्यादा, तुमको उसको हाई वैल्यू लेना होगा। ठीक है, चलो। तो एक बात बताओ गाइस, अगर हम इंडेक्स 116 में ही हैं, 116 में है, लेकिन शॉर्ट टर्म लीज था, तो लेसी बोला कि हम 116 फॉलो नहीं करेंगे, तो अकाउंटिंग क्या करेगा? नॉर्मल अकाउंटिंग करेगा जो AS19 में था। और लेसी लोग तो OL और FL में OL ही चूज करेगा, क्योंकि लाइबिलिटी नहीं दिखाने का जरूरत है, और OL होता है तो उसको एक्सपेंस दिखाएगा लेसी लोग, रेंट एक्सपेंस टू जो भी है उसका, ऐसे करके। ठीक है, चलो, ये सब बात हो गई। उतना से लीज 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 कर रहे हैं। डेफिनेशन क्या है लीज का? लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच give a right of control to use, right to control the use of an identified asset for a period of time for a consideration, like in exchange of consideration. What is lease? Lease is a contract. किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है? दिस कॉन्ट्रैक्ट गिव्स अ राइट टू यूज, राइट टू यूज देता है, लेकिन किस किस चीज का राइट टू यूज देता है? देता है आइडेंटिफाइड एसेट का राइट टू यूज। कोई कॉन्ट्रैक्ट है, वो कोई आइडेंटिफाइड एसेट का राइट टू यूज दे रहा है किसी को। कितने देर के लिए दे रहा है? फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। क्यों दे रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट वो राइट टू यूज? क्योंकि उसको कंसिडरेशन मिला होगा, समथिंग इन एक्सचेंज। फिर से बोलते हैं, lease is a contract that gives right to use of an identified asset for a specified period of time in exchange of consideration. Okay, perfect, perfect, चलो ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का तो मतलब तुमको पता ही है, इट्स एन ऑफर एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन, समथिंग समथिंग समथिंग। लेकिन ये जो वर्ड है राइट टू कंट्रोल द यूज, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि हमारे पास राइट है कि जो यूज होगा उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कि क्या यूज होगा वो मेरे कंट्रोल में है। तो दैट इज राइट टू कंट्रोल द यूज। किसके पास होता है ये राइट? ये लेसी के पास होता है। जो लीज एग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है कि राइट टू यूज दे रहा है, लेकिन राइट टू यूज किसको देगा? लेसी को ही देगा ना। लीज एग्रीमेंट किसके लिए है? राइट टू आपको यूज देने के लिए। तो ये लेसी का बात हो रहा है यहाँ पे। तो राइट टू कंट्रोल का मतलब क्या? राइट टू कंट्रोल का मतलब होता है जहां पे दो चीज आप दे रहे हो, उसको कहेंगे कि राइट टू कंट्रोल आ गया। जब आपके पास सब्सटैंशियली इकोनॉमिक बेनिफिट अगर मिलेगा किसी को, तो उसको कह सकते हैं कि उसके पास राइट टू कंट्रोल है। लेकिन और एक तो हो गया कि चलो सब्सटैंशियली इकोनॉमिक बेनिफिट उसको मिल रहा है। दूसरा क्या है? दूसरा है राइट टू डायरेक्ट द यूज। मतलब अगर कोई आदमी के पास ये राइट है कि वो सब्सटैंशियली जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा वो सब्सटैंशियली उसी को मिलेगा, और जो भी एसेट है जिससे सब्सटैंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है हमको, उस एसेट का जो राइट टू यूज है, या फिर जो उसको कहाँ यूज करना है, उसका भी राइट मेरे ही पास है। तो अगर दोनों चीज मेरे पास है तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास राइट टू कंट्रोल द यूज है। ठीक है, तो तभी कहा जाएगा अगर मेरे पास दो चीज है एक लाइन में, कि इफ आई हैव द राइट टू सब्सटैंशियली हैव द इकोनॉमिक बेनिफिट and right to direct the use of that asset, then I'll be having the right to control the asset. Clear? चलो समझ में आ गया। तो कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइट टू यूज, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ में, राइट टू यूज का मतलब समझ में आ गया। लेकिन राइट टू यूज किसका देता है? आइडेंटिफाइड एसेट का। व्हाट इज आइडेंटिफाइड एसेट? आइडेंटिफाइड एसेट क्या है? आइडेंटिफाइड एसेट वो है, आइडेंटिफाइड एसेट को हम लोग लेमन टर्म में कहते हैं स्पेसिफिक एसेट। ठीक है, जिसको तुम स्पेसिफिकली पिन पॉइंट कर सकते हो कि हाँ ये एक अलग एसेट है। ठीक है, लेकिन उसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि आइडेंटिफाइड एसेट उसको कहेंगे जो दो को क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है। पहला क्राइटेरिया कि वो फिजिकली डिस्टिंक्ट होगा,
मतलब आप उसको अलग से पहचान सकते कि हाँ ये अलग से अलग एसेट है, ये स्पेसिफिकली वो फिजिकली डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि जो सप्लायर है, जो लेसर है, उसके पास सब्सटैंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। सब्सटैंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग मतलब जो लेसर है, जो सप्लायर है, उसके पास ये राइट नहीं है कि वो तुमको सब्स्टिट्यूट करके दे सकता है एसेट। मतलब कि अगर वो हमको एक गाड़ी दिया है लेसर, तो लेसर ये नहीं कर सकता है कि आज एक गाड़ी दे रहा है और उसका जब मन कर रहा है तो वो हमको दूसरा गाड़ी दे रहा है। आज मारुति दिया है तो कल हमको होंडा दे देगा, ऐसा नहीं है। अगर लेसर के पास राइट है, लेसर के पास, कि वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है सब्सटैंशियली, तो हम लोग उसको नहीं कहेंगे कि वो एसेट आइडेंटिफाइड एसेट है। क्यों नहीं है भाई? भाई क्या लेमन टर्म में बोले थे, स्पेसिफिक एसेट। अगर लेसर तुमको आज मारुति दे रहा है, कल होंडा दे रहा है, परसों पजेरो दे रहा है, मित्सुबिशी दे रहा है, तो तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो ना कि तुम एसेट अंडर लीज क्या है, तुम स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो। तो परफेक्ट मैच में बैठ जाता है कि जब सब्सटैंशियल राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर लेसर के पास है तो उसको हम लोग आइडेंटिफाइड एसेट नहीं कहेंगे। लेकिन अगर सब्सटैंशियल राइट टू सब्स्टिट्यूट लेसर के पास नहीं है और वो एसेट फिजिकली डिस्टिंक्ट है, अगर दोनों कंसिडरेशन है, मतलब दोनों अगर क्राइटेरिया मीट हो रहा है, तब उस एसेट को कहेंगे हम लोग आइडेंटिफाइड एसेट। ठीक है। सब्सटैंटिव राइट किसको कहेंगे? सब्सटैंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूट किसको कहेंगे? उसका तो मतलब समझा दिया कि वो ऑल्टर कर सकता है, लेकिन उसका भी दो गो पॉइंट आता है। अगर सप्लायर चेंज कर सकता है तुमको अल्टरनेट एसेट दे के, या फिर सप्लायर को बेनिफिट मिलेगा उस चेंज करने की वजह से। भाई अगर तुमको कोई एक गाड़ी नहीं दे रहा है, उसके बाद अलग अलग गाड़ी दे रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल उबर, हम उबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम हमको डेली एक गाड़ी हमको भेजोगे और उस गाड़ी से हम या कहीं कहीं जाएंगे। तो वो उबर के ऊपर होता है कि वो तुमको होंडा देगा, अमेज देगा, कोई कोई गाड़ी देगा, तो वो अपने हिसाब से देगा अकॉर्डिंग टू हिज बेनिफिट। जो जिस दिन गाड़ी खाली होगा उस दिन वो तुमको दे देगा, तो वो उसका बेनिफिट की वजह से वो तुमको दे रहा है। और सप्लायर जो उबर है यहाँ पे, उसके पास सब्सटैंशियल राइट है कि वो ऑल्टर कर सकता है एसेट अंडर लीज, तो इसी को कहेंगे कि सब्सटैंशियल राइट ऑफ सब्स्टिट्यूट। ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अगर वो एसेट चेंज करते जा रहा है तो उसको हम लोग नहीं बोलेंगे कि वो आइडेंटिफाइएबल एसेट है। ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अगर एक बिल्डिंग में आग लग गया, तो जो वो हम लीज पे ली हुई थी बिल्डिंग में आग लग गया, तो लेसर बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम बिल्डिंग अब यूज नहीं कर सकते हो, तुम दूसरा बिल्डिंग अब यूज कर दो। तो यहाँ पे लेसर तो तुम्हारा जो अति है, क्या उसको कहते हैं, एसेट है, उसको चेंज कर रहा है अल्टरनेट करके देके, तो क्या ये आइडेंटिफाइएबल एसेट नहीं है? नहीं, वो आइडेंटिफाइएबल एसेट होगा। क्यों होगा? हाँ भाई, भले ही चेंज कर रहा है, तुम्हारा ऑल्टर कर रहा है एसेट को, लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट बोले थे सब्सटेंशियल वाला, कि उसमें एक तो ऑल्टर कर सकता है और दूसरा सप्लायर को बेनिफिट होगा। लेकिन यहाँ जब आग लगने की वजह से जो दूसरा मिल रहा है वो सप्लायर को बेनिफिट नहीं, उस जो कस्टमर है, जो लेसी है, उसको बेनिफिट होगा। इसीलिए इसको हम लोग नॉन आइडेंटिफाई नहीं बोल के आइडेंटिफाइबल बोलेंगे। ठीक है, क्लीन एंड क्लियर। तो आइडेंटिफाइबल किसको कहेंगे? जो एसेट फिजिकली फिजिकली हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और सब्सटैंशियल राइट टू सब्स्टिट्यूट अगर लेसर के पास नहीं है, सप्लायर के पास नहीं है, तब उसको आइडेंटिफाइबल एसेट कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो परफेक्ट। अभी एक और चीज़ है कि लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई बिल्डिंग रेंट पे ले रहे हैं, बिल्डिंग अगर सेकंड से बोल रहे हैं कि हम सेकंड फ्लोर ले रहे हैं, तो क्या ये जो लीज हुआ सेकंड फ्लोर का लीज, वो आइडेंटिफाइबल एसेट है सेकंड फ्लोर? हाँ मेरे भाई, आइडेंटिफाइबल एसेट है। क्यों? क्योंकि सेकंड फ्लोर है तो वो फिजिकली डिस्टिंक्ट होगा फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर से। और सब्सटैंशियल राइट टू ऑल्टर जो है उलेसी के पास है, कि सर जब चाहे तब वो बदलेंगे, जो बिल्डिंग ओनर है वो बदल नहीं सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे
आइडेंटिफाइबल एसेट स्पेसिफिक अति को किसको कहेंगे, एसेट को, मतलब आइडेंटिफाइबल एसेट को कहेंगे। लेकिन अगर वही बिल्डिंग वाला बोलता कि मेरा मन के हिसाब से कि तुमको जब मन करेगा तुमको फर्स्ट फ्लोर पे रखेंगे, जब मन करेगा सेकंड फ्लोर पे रखेंगे, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाइबल एसेट नहीं कहेंगे। ठीक है, वो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सर क्या किए कि जियो फाइबर वाले को बोले कि भाई हमको कनेक्शन दे दो, तो क्या ये जो कनेक्शन है सर का उसको आइडेंटिफाइबल एसेट कहेंगे? अगर लीज पे ले रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाइबल एसेट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जियो फाइबर वाला एक ही जगह पे 4-5 आदमी को दे रहा होगा नेट, तो हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू यूज़ जो भी जरूरत, जो भी अगर कोई आदमी ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो उसको ज़्यादा नेट डेटा देगा, जो कम यूज़ कर रहा है उसको कम डेटा देगा। तो कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं है, सेपरेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। और एक तो एसेट फिजिकली सेपरेट नहीं हो रहा है, और दूसरा तुम सब्सटैंशियल यूज जो ऑल्टर करने का जो आती है डेटा का समथिंग बैंडविड्थ और समथिंग, वो जियो के पास है, सप्लायर के पास है, तो आइडेंटिफाइबल एसेट नहीं है। लेकिन वहीं अगर सर सिर्फ एक एक्सक्लूसिव लाइन लेते हैं कि सिर्फ हमको मिलेगा ये लाइन, तो वो फिजिकली अगर सेपरेबल है और वो एक्सक्लूसिव सिर्फ सर के लिए है, वो जियो वाला ऑल्टर नहीं कर सकता है डेटा का बैंडविड्थ, तो उसको आइडेंटिफाइबल एसेट कहेंगे। हाँ, तब कहेंगे आइडेंटिफाइबल एसेट। तो यही था टोटल मेरे भाई 116 लेक्चर 1। बाय बाय।